अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया है और नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन का मौकफ है कि तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। नजरसानी दरखास्त में यह मौकफ भी अपनाया गया है कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। दरखास्त गुजार के मुताबिक अदालत ने तहरीक इंसाफ दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामान ने कानून साजी कर दी। नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन ने इजाफी गुजारिशात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी शामिल है। दरखास्त में यह कहा गया है कि नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर एक स्टे ऑर्डर जो है वो दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत ने अपने डिटेल जजमेंट में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन का टाइम देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अब दूसरी अदालत में ही एक और डेवलपमेंट हुई है कि आर्टिकल 63A की नजरसानी जो केस है उसका वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच है जो पीर के रोज इस केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई इमरान खान का आज ये कहना था कि चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गए ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को वो जायज करार दे सकें और उन्हें तौसी भी मिल सके। पीटीआई ने अपना 28 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जो जलसा करने का ऐलान किया था वो भी अब गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मनसूख कर दिया और कहा है कि वो एहतजाज करेंगे। और पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कल एहतजाज की क़यादत भी करेंगे। इस्लामाबाद से पीटीआई की जो क़यादत जो है वो काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। पीटीआई ने पार्टी में इंतजामी तब्दीलियां भी की हैं। रऊफ हसन की जगह मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर शेख वकास अकरम को तैनात किया है। रऊफ हसन को एक थिंक टैंक का सरबराह बना दिया गया है। अब पीटीआई की जो एहतजाजी हिकमत अमली है इसको पीटीआई किस तरह से देख रही है, फिर ये आने वाला जो हफ्ता है ये अदालत के लिहाज से बड़ा अहम है। आर्टिकल 63 है नजरसानी केस और फिर मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसको भी समाअत होने का रिव्यू का जो मामला है वो अदालत के सामने है। ये मखसूस नशिस्तों जो केस है इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर प्रोग्राम के हिस्से से बात होगी। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो रऊफ हसन साहब आपके अब इंतजामी जो है वो कैपेसिटी पार्टी के अंदर जो है वो चेंज हो गई है, वैसे क्यों खान साहब को इसकी जरूरत महसूस हुई? बड़ी पार्टी है, चेंजेस होनी रहनी चाहिए। चेंजेस के साथ साथ नया ब्लड इंजेक्ट होता है, नए लोग आते हैं, नई सहमतें जो हैं उनको उजागर होती हैं, नए रास्ते निकलते हैं। अच्छा। तो बहुत एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे उन्होंने जो काम दिया है वो काम मुझे साथी तौर तो क्या ये पार्टी का थिंक टैंक जो है वो ये किस लिए बनाया गया है, किस तरह से काम करेगा? पॉलिसी थिंक टैंक है जो उन्होंने कहा है कि उसको चलाओ। और वो चूंकि मैं ये काम करता भी रहा हूँ और मैं पॉलिसी मैटर्स के साथ डील करता रहा हूँ, मेरा एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है। सो आई थिंक मुझे जाती तौर के ऊपर तो बहुत तसल्ली है कि जी मैं ये काम बेहतर तरीके से कर सकूँ। ठीक। अच्छा, अब जरा ये जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त है इसको तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है? अब डिटेल जजमेंट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर बहुत इजलास किए, लगता है कि उनको भी कुछ समझ नहीं आई कि आगे क्या करना है। अगर एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ अदालती फैसला है, लेकिन जो नजरसानी दरखास्त है उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अदालत ने ऐसा लगता है कि आइन को री राइट जो है वो किया है, और खास तौर पर जो उनका ऑर्डर था जो ये 20 सितंबर में आया था, वजाहती नोट या वजाहती ऑर्डर जो था, अब इसको किस तरह से देखते हैं इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी आर्गूमेंट्स हैं इस फैसले के हवाले से? देखिए, कानूनी आर्ग्यूमेंट्स में तो कोई वजन है नहीं है। ये इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इसको डिले करें उस वक्त तक जब तक के आइनी तरामीम जो ये लेके आ रहे हैं। अब पता ही चला है कि अगले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये दोबारा कोशिश करेंगे कि अपने नंबर्स पूरे करके उन तरामीम को पुश कर सकें। और उन तरामीम को पुश करने से जो पूरी हैत है सारी वो कोर्ट की वही बदल जाएगी। और ये फील करते हैं कि अगर ये इसको तब तक डिले करवा सकें इन मामलात को, ये लेटर जो इलेक्शन कमीशन का गया है कोर्ट को उसको वो स्वाय डिलेइंग टैक्टिक के और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको डिले से उनको क्या फायदा होगा? क्योंकि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर रिव्यू भी लगता है तो रिव्यू उसी बेंच के सामने जाना है,
जिस बेंच ने जो है ये मामले को जो है वो उसी बेंच के पहले सुना है, क्या उसी कोर्ट में उसी बेंच के सामने जाएगा। लेकिन वो रिव्यू लगाना तो अब चूंकि काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने की थी उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो अब वो बेंच बनाने का जो प्रेरोगेटिव है वो फिर वापस काजी फायजीसा के साथ चला गया है। और चूंकि ये मामला जो है वो रिव्यू में गया है और उसका फैसला जो है वो काजी फायजीसा साहब ने करना है, तो वो काजी फायजीसा साहब और बहुत सारी चीजों और बहुत सारी पिटिशंस की तरह इसके ऊपर भी बैठ जाएंगे और वो भी इंतजार करेंगे कि जी कब अमेंडमेंट्स जो वो हो जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद उन्होंने वो तो उनका तो कहना है कि ये मामलात सुने नहीं जा रहे। उन्होंने पहले जो डिटेल जजमेंट थी उसके हवाले से भी काजी फायजीसा ने कहा कि वो डिटेल जजमेंट जो है वो डिले हो रही है, और 63 के हवाले से तो हुकूमत ये कह रही थी कि इस केस को लगाएं, इस केस का जो रिव्यू है वो सुना ही नहीं जा रहा। देखिए 9 मई के बारे में हमारी पिटिशन काजी फायजीसा साहब के पास पेंडिंग पड़ी हुई है फॉर मोर देन 1 ईयर। वो डिले कौन कर रहा है? ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के बारे में हमारी पिटिशन काजी फायजीसा साहब के पास 7 महीने की पड़ी हुई है, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो ये जो दूसरों को एक्यूज करना, इस तरीके से उंगली उठाना उनके ऊपर, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि इस सारा जो इस वक्त गंद पड़ा हुआ है उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं जेन्युइनली। बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रहमान साहब, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक है और वो अब देखेंगे कि अक्टूबर में अगर ये लोग पुश करने में कामयाब हो जाते हैं, नंबर्स पूरे कर लेते हैं, जर और जोर इज द न्यू ब्रांड। जर और जोर से, तो वो जर और जोर से जो अगर पूरे हो जाते हैं इनके नंबर्स, तो फिर देखिएगा फौरन फटाफट सब चीजें लगनी शुरू हो जाएंगी। आपको अभी लगता है कि इनके पास कोई चांस है? क्योंकि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कोशिश तो की लेकिन मामला नहीं बना। आपकी भी गुज़िश्ता रोज आपके एक वफ्द की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से, तो क्या उनसे क्या बात हुई है? और फिर अगर हुकूमत ये नंबर पूरे कर रही है तो वो किस तरह से हुकूमत ये नंबर पूरे करेगी? हमारी बड़ी क्लियर इंप्रेशन है कि मौलाना साहब अपना जो प्रिंसिपल पोजीशन है उसके ऊपर वो खड़े हैं। वो इसको एक्सपीडाइट नहीं, वो कहते हैं इसको डिले करें, जो बंदे ने जाना है 25 को वो चला जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। उस सिलसिले में जो एक प्रपोजल सामने आया है वो आया है कि जी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट को तश्कील दिया जाए और वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो है वो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को दिया जाए और उसके बाद अगर वो देखते हैं कि उसके ऊपर बातचीत हो सकती है तो फिर उस तरीके से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आप लोग ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर हम काम एक मुतबादिल आईनी तरमीम के लिए? हम JUI के साथ मिलके, JUI फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। अब उसमें देखना होगा कि क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। लेकिन एक आईनी मुसवदा है या ड्राफ्ट है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं या ऐसी कोई प्रपोजल? हमें कल जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि जी हम मिलके काम करेंगे। अच्छा, लेकिन इस पे अब ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जो है वो दरखास्त है, उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन जो है वो नहीं देने चाहिए थे। इस कानूनी पॉइंट को आप किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं कि आज़ाद अरकान के लिए एक 3 दिन का वक्त होता है, वो 3 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देना था, लेकिन ये जो 15 दिन वाली मियाद है इसको देखकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन बदल दिया है। देखिए, मैं अब अगर ये मौका होता तो शायद इंसान उसका वो हंसते इस सारे वो। देखिए, आप इलेक्शन से पहले जरा चले जाइए और देखिए कि PTI के साथ क्या क्या हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया, किस किस तरीके से हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हकूक हैं वो हमें डिनाई किए गए, किस तरीके से हमसे हमारा इंतखाबी निशान लिया गया, किस तरीके से हमारे नॉमिनेशन पेपर्स, उसको नॉमिनेट करने वाले प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स को किडनैप किया गया, किस तरीके से अदालतों के अंदर हमारे लोगों से, उनके हाथों से उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स जो थे वो छीने गए, सारा कुछ किया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, कि बिजनेसेस को अटैक किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सब इलेक्शन कमीशन जो है ये करता रहा है। उसके बाद उसने कहना है कि जी अब इतनी सारी, अगर उन्होंने उसके बाद इन्होंने PTI की जो रिजर्व सीट्स थी उसको भी डिनाई किया, उसको भी नहीं दिया, वो भी दूसरी पार्टीज को अलॉट कर दी। एक चीज उनको नजर आई है कि जी 3 दिन की बजाय उन्होंने 15 दिन कर दिए। वो सारी जो एक प्रोसेस कंप्लीट करना था पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसको कि वो रिजर्व सीट्स जो कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, उसमें वक्त लगता है। तो ये इलेक्शन कमीशन उन्होंने कुछ वायलेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो राइट है PTI का उसको बहाल किया, रॉन्ग कमिटेड। उसमें ये जो जजमेंट आई है उनकी, उसको पढ़ लीजिए कि उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्ट के बारे में। उन्होंने कहा है कि वो फेल हो
गई है अपने बेसिक जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको परफॉर्म करने में, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में नाकाम रही है। अच्छा, तो ये चीजें इनको ज्यादा मेरा ख्याल उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। इसमें ये फरमाइएगा कि ये जलसा आप लोगों ने पिंडी का ऐलान किया था, फिर क्या बना, ये मनसूख क्यों कर दिया है? खान साहब ने ये उनकी बड़ी एक रैशनल सी इस बारे में वजह भी है। उन्हें कहते हैं कि जहां भी हम गए हैं इन्होंने सवाए हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़े करने के और नहीं है। हमें कहीं भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो वक्त के ऊपर नहीं मिलता, हमें जगह जो है हमारा वेन्यू वो नहीं मिलता। और यही उन्होंने कल प्रोजेक्ट किया था और आज उनकी प्रोजेक्शन जो है बिल्कुल ठीक साबित हो गई, क्योंकि पिंडी में आज सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है, लियाकत बाग को सील कर दिया गया, ताला लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इन्होंने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देना, चूंकि इन्होंने हमें जलसा नहीं करने देना, तो ये और जैसा लाहौर में जलसा हुआ है वो नहीं करना चाहते कि जी शहर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर अब खड्डों वाली जमीन में आप कहें जी कि यहाँ खड़े हो जाए, या इवन संजानी में यहाँ भी जो हुआ था वो भी इस्लामाबाद से खासा दूर था। लाहौर जलसे से वो खुश नहीं थे या क्या? खुश हैं बहुत ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ जो लोग आए हैं उससे बहुत खुश है, लेकिन लाजमी बात है कि जी 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा लोगों को, तो वो नहीं चाहते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि उनको इनकन्वीनियंस करे। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि चूंकि इन्होंने हमें एनओसी नहीं देना, इसलिए बेहतर यह है कि जी हम एहतजाज करें, हम जाएंगे, जो वेन्यू है हमारा वो है लियाकत बाग, वहां जाएंगे, मुख्तलिफ टोलियां, अब उन्होंने दफा 144 फिर भी लगा दी, मुख्तलिफ टोलियां जाएंगी। अब देखते हैं कल क्या होता है। क्या लेकिन आप एहतजाज करने का इरादा है तहरीक इंसाफ का? इस वक्त तक बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। ये जो सारी सूरत हाल बनी है इसमें आपने मुज़ाकरात की भी पिछले दिनों बात की, क्या बात हो सकती है या किस तरह से बात हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में? देखिए वो तो खान साहब ने वो अभी फॉर द टाइम बीइंग तो उसके ऊपर मोर सब कर दिया है जी कि हमने किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं करनी, और उनकी वजूहत बड़ी सॉलिड है कि जी जब भी हमने इनको स्पेस दिया है तो इन्होंने हमें वो क्या कह रहे थे कि जी खब्बा दिखा के सजा मारते हैं, ये दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इस साइड के इसे एंगेज करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। लेकिन अब आइंदा हालात क्या होते हैं कुछ ना होते किसी न किसी स्टेज के ऊपर। तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर मामला तय करने हैं तो फिर तो बैठना ही पड़ेगा ना, किस शेप में है, क्या उस वक्त तक डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या आपके पास प्रपोजल्स हैं, क्या जो कि आपने मूव करने हैं, जो आपने डिस्कस करने हैं, कहीं तो कहीं बैठना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट वर्क बाय आर्म्स, यू नो, लाजमी बात है। वो हम मुझे याद पड़ता है कि हम इंडिया के साथ हमारा जो मेरा जो पर्सनल थिंक टैंक है वो जब ट्रैक 2 के डायलॉग्स करता है तो उसमें इंडिया के साथ जब हम करते थे तो मनी शंकर आयर साहब वहाँ एक हमारे डेलीगेट के तौर के ऊपर आया करते थे, ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। तो वो कहते थे कि जी जहाँ हमेशा डायलॉग जो है एक वाइटल चीज़ है, एक वाइटल चीज़ है। कोई भी मसाइल जब होते हैं तो उसको हल करने के लिए बेहतरीन हल यही होता है कि बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करें और उनका कोई रास्ता निकालें। और वो कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो दो ममालिक हैं, जो मुल्क हैं जिनमें के इतने ज्यादा मसाइल रहे हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान को अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग की जरूरत है। यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज रहना चाहिए, आपसे मिलते रहें, बात करते रहें एक दूसरे के, यू नो। तो आपको भी जारी रखना चाहिए डायलॉग। तो मैं आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग, बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे तो करना होता है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं शायद इन हालात में किसी किस्म की एंगेजमेंट जो है उसका कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकल सकता। राइट, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए इन मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल दरामद ना होने से मशरिक़ वस्ता खतरात से दो चार है। इसराइल की जो गजा पर जारहियत है उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इसराइल को अपनी जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली हुई है। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी तस्लीम करे। अपने खिताब में वजीर आजम का यह भी कहना था कि मसला कश्मीर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। ये तय हुआ था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी हैं और भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि भारत कश्मीर में गैर मकामी लोगों को आबाद कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि
मौसर पॉलिसियों के बदौलत पाकिस्तान की मैशत भी अब बेहतरी की तरफ है और गामजन है और मुआशी आशारिये बेहतर और महंगाई में कमी हुई है और बहरानी सूरत हाल में मैशत संभाली। मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर एक अहम चैलेंज हैं। 2 साल पहले तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ था। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि 100 से ज्यादा तरक्की पजीर मुल्क कर्जों के चुंगल में है और आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खिताब करना था। इस मौके पर पाकिस्तानी वफ्द ने एहतजाजन इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का वॉकआउट भी जो है वो उससे कर गए और असम्बली से बाहर चले गए। वज़ीर आज़म के UN असम्बली का जो खिताब था और जो चीज़ें जिन पर वज़ीर आज़म ने जो है वो बात की है और इसके अलावा हुकूमत को एक आइनी तरमीम का मामला है जो ऐसा लग रहा है कि वो अब अगले हफ्ते में जो है वो उस पर कुछ डेवलपमेंट होने वाली है। इन मामलों पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बेहतर कियानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, सबसे पहले तो ये जो वज़ीर आज़म का खिताब और जिन अमूर पर उन्होंने बात की, ये जो खिताब है और जो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में हमने देखा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मैंने जी वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी और बहुत ही जामे कॉम्प्रहेंसिव एक एड्रेस था जिसमें आपने देखा कि उन्होंने पैलेस्टाइन के फ़िलिस्तीन के इशू को भी सबसे पहले उठाया, कश्मीर के इशू को उठाया, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की और जो जिस तरह की मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को इस हवाले से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और किस तरह हमने उनको ओवरकम किया और किस तरह ग्लोबल कम्युनिटी नीड्स टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। उन्होंने SDGs का जिक्र किया और हमारी जो अभी IMF प्रोग्राम की कंक्लूजन हुई है और जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है उसके बारे में बात की। तो बहुत मुख्तसर टाइम में काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव, काफ़ी कंसाइस और टू द पॉइंट उन्होंने एक तकरीर की जी। और ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन के हवाले से आपने देखा कि उन्होंने सिस्टमैटिक स्लॉटर का जिक्र किया कि किस तरह दीज आर द वर्ड्स ही यूज्ड और उन्होंने ये भी कहा कि द ब्लड इज़ ऑल्सो ऑन द हैंड्स हु आर कंप्लिसिट इन दिस। साथ ही साथ आपने देखा कि उन्होंने पैलेस्टाइन की एक सॉवरेन स्टेट का मुतालबा किया कि अलहदा एक स्टेट होनी चाहिए और वो भी प्री 1969 बॉर्डर्स पे। उन्होंने साथ ही साथ फ़िलिस्तीन के फुल UN मेंबरशिप का भी मुतालबा किया और उन्होंने इसके अलावा कंडेम भी किया ना सिर्फ उन सारे हज़ारों अमवात को, 40,000 से ज़ायद कत्ल या शहादतें जो फ़िलिस्तीनियों की हुई हैं, बल्कि जो रिसेंटली लेबनान में भी जो 500 से ज़ायद लोग जिनका कत्लेआम हुआ है। तो फ़िलिस्तीन के हवाले से फिर उन्होंने आपने देखा कश्मीर के हवाले से उन्होंने इंडियन एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने की बात की, उन्होंने बुरहान वानी की मिसाल दी, उन्होंने कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की बात की, उन्होंने मुतालबा किया कि 2019 में जो एक लीगल एक्शन किया था इंडिया ने कश्मीर के हवाले से कि उसका रिवर्सल होना चाहिए। तो बहुत कैटेगोरिक, बहुत ही आई थिंक टू द पॉइंट और बहुत ही मौसर अंदाज में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा इन 2 अहम इशूज़ और बाकी और उन इशूज़ पे पेश किया जो मैंने आपसे जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया। अच्छा, लेकिन इसमें बिलाल कियानी साहब भारत के हवाले से उन्होंने क्योंकि बात की और जो है वो एक तासुर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत होती है तो ये ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ भी जो है वो जाते हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म की जो टोन थी वो इस हवाले से बड़ी सख्त थी। तो क्या हुकूमत किस तरह से देखती है? क्या अभी भी हुकूमत को लगता है कि भारत के हवाले से या भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है किसी तरह? जी देखिए वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा जो कि मैंने अभी आपको सारी बातें बताई कश्मीर के हवाले से। तो ये देखिए एक उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह स्टांस लेना बनता है और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई एग्रेशन करेंगे, मगर उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो एक परसिस्टेंट हमने वॉर डॉक्ट्राइन देखी है और बार बार इसके ऊपर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात की है कश्मीर के ऊपर और उसके इंडिया का बार बार उसको स्पर्न करना या उसको ठुकराना, उन्होंने जिक्र किया कि ये एक वॉर डॉक्ट्राइन और उस माइंडसेट की अक्कासी करता है। तो उन्होंने उस हवाले से कहा कि अगर इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन होता है तो देयर शुड बी नो डाउट कि पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। मगर देखिए ओवरऑल तो हमेशा आपने देखा है कि PMLN की हुकूमत, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों एज प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों इन इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, हमने हमेशा कहा है कि कोई एग्रेशन होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब होगा, जो पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। मगर हम ओवरऑल यकीनन चाहते हैं कि ओवरऑल इस खत्ते में अमन भी हो और हम फॉर द पीपल्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, इन सारे ममालिक की हमारे जो इस खत्ते में जो आवाम
आवाम है उनकी बामी बेहतरी के लिए हम जो भी काम कर सकते हैं वो करना चाहिए, मगर ये भी नहीं हो सकता कि हमारी सॉवरेंटी को और कश्मीरियों के हमारी सॉवरेंटी अटैक हो और कश्मीरियों के साथ जुल्म हो और हम उसको वन साइड उसको बर्दाश्त करें। वो वहाँ पे भी यकीनन हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना होगा, मगर ओवरऑल ताली दो हाथों से ही बचती है और जब तक इंडिया अपनी ये चीज़ें दुरुस्त नहीं करता तो यकीनन हमें अपना इन चीज़ों पे तो जी बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं जरा वो आईनी तरमीम वाला मामला है, मैं चाहता हूँ जरा उस पर आपसे बात हो जाए। इशारे मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत ये आईनी तरमीम लेकर आ रही है, तो क्या वो तैयारी पूरी हो गई है? नंबर गेम, मुशावरत, जो कंसल्टेंसी और जो हुकूमत चाहती थी इस आईनी तरमीम के हवाले से काम किए जाने, तो हो गए हैं वो सब? जी रहमान साहब, मेरे इल्म में तो इतना है जी कि मुशावरत जारी है और यकीनन आई थिंक हर जमात का जो इसमें इन्वॉल्व है इस डिस्कशन में, हर किसी की यकीनन इन मौज़ूआत पे जिनके ऊपर डिस्कशन जारी है आईनी तरमीम के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों, चाहे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, दीगर मौज़ूआत पे हर जमात का अपना मौक़िफ़ है और वो एक गुफ्तगू और एक मशावरत जारी है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जमातों का तो यही कोशिश है कि जितना जल्दी इन पर इत्तफाक हो सके बेहतर है, बट नेचुरली ये बड़े पेचीदा और सीरियस मामलात हैं, आइन में तरमीम कोई छोटा मामला नहीं है, तो इसमें जितनी भी इसके लिए कंसल्टेशन दरकार है वो होगी जब तक कि 2/3 अक्सरियत की हद तक कौमी असम्बली और सेनेट में एक इत्तफाक ना हो जाए, जो इटसेल्फ बाय डेफिनेशन एक ब्रॉड कंसेंसस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी, आई थिंक सब हमारी भी कोशिश है, दीगर जमातों की कोशिश है कि जितना जल्द प्रिंसिपल्स पर भी इत्तफाक और नीचे तफसीलात पर भी इत्तफाक हो सके हो जाए जी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। दो मामलात हैं जो आने वाले हफ्ते में अहम हो जाएंगे। एक तो 63A का जो मामला है वो नजरसानी की जो अपील है वो अब समाअत के लिए मुकर्रर होगी, और मखसूस नशस्तों वाला मामला जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये दोनों मामलात आईनी तरमीम से जुड़े हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या जो है वो हुकूमत जो है वो समझती है इन मामलात पर आगे होना चाहिए? जी देखिए उसके बात तो आइन और कानून की है जी। देखिए दोनों मामलात को मैं बड़ा ब्रीफली अलग-अलग ट्रीट कर लेते हैं जी। सबसे पहले 63A, मेरे नज़दीक तो जी 63A की जो सुप्रीम कोर्ट की इनिशियली जजमेंट थी वो एक क्लासिक केस है ऑफ री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 63A डील करता है ऐसे केस से जहाँ पे कोई मेंबर, आइन कहता है कि अगर कोई मेंबर चंद मामलात में पार्टी लाइन से हट के वोट करता है तो उस पर डिफेक्शन इन्वोक होगी और उसके नतीजे में वो डी-सीट हो सकता है। तो आइन बड़ा वाजे है कि वो वोट कर सकता है, अगर वो वोट करता है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, और वो है डी-सीटिंग। तो वायलेशन भी डिफाइंड है, उसकी पेनल्टी भी डिफाइंड है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक इजाफी पेनल्टी आयद की है जो मुतरादिफ है आइन की उस शिक के अंदर मजीद एडिशन करने का कि आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा। हालांकि अगर ऐसा होता तो आइन के फ्रेमर्स या 63A के फ्रेमर्स लिख देते कि ही और शी कैन नॉट वोट, मगर इधर अल्फाज ही ऐसे थे कि अगर आप वोट करते हैं तो ये होगा। तो बहरहाल अब इसकी रिव्यू पिटिशन भी काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, और बेहतर तो यही होगा जी मेरे नज़दीक ये जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, ये इस रिव्यू पिटिशन में ही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और जहां तक बात है देखिए रिजर्व सीट्स के केस की, देखिए रिजर्व सीट्स के केस के अंदर एक तो हम बिल्कुल समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा मेजॉरिटी ऑर्डर है वो इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग, और हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिव्यू पिटिशंस भी दायर की हुई है जो उनका आईनी हक है। मगर साथ ही साथ इन एडिशन टू दिस जजमेंट, अगर हम ये एक जजमेंट इन फील्ड है, मगर इन एडिशन टू दिस आपने देखा है कि कौमी असम्बली के स्पीकर का एक लेटर भी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गया, जिसमें इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट का जिक्र हुआ और उसके ओवर राइडिंग इफेक्ट का जिक्र हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इन सब चीज़ों का जायजा लेके ही फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, फिर एक इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट है जिसका एक पोटेंशियली या हमारे नजदीक एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है, तो उन्होंने मौजूदा आइन और कानून को देख के ही फैसला करना है। और आपने देखा है कि उसी हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू भी कर लिया जी। लेकिन तवक्कुआत क्या है, और क्या हुकूमत किसी ऐसी मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार है अगर ये कोई एडवर्स डिसीजन आ जाता है?
चलिए देखिए जी, फैसले तो जब आते हैं हम उम्मीद करते हैं कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों, मगर जब नहीं है हमें समझता है हमें अगर लगता है कि वो नहीं है, और ये भी किसी पिटिशनर का या हुकूमत का हक होता है, तो हम रिव्यू पिटिशन दायर करते हैं। तो देखिए यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट्स देगी विच आर इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक बाउंड्री है, एक जिम्मेदारी और एक इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास टू इंटरप्रेट द लॉ बट नॉट टू री राइट द लॉ। एंड हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला आएगा वो इस चीज को मद्देनजर रख के आएगा जी। और मौलाना फजलुर रहमान से को बात हुई है, उन्होंने एक इशारा दिया कि शायद वो तैयार हो जाए, लेकिन फिर दूसरी तरफ उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हिमायत नहीं करेंगे, तो उनसे बात हो रही है अभी? ये देखिए कोशिश तो यही है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेन पॉलिटिकल एक्टर्स को जो जिनकी पार्लियामान में प्रेजेंस है, कि उनको कायल किया जाए। और उनसे हट के भी आपने देखा कि और अदर स्टेक होल्डर से भी एक मशावरत जारी है। आपने देखा कि आज़म तारड़ साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने, सुप्रीम कोर्ट बार से भी एड्रेस किया। तो जितना भी कंसेंसस हो सकता हो इन प्रिंसिपल एंड ऑल्सो ऑन द डिटेल, उतना बेहतर है, और इस हवाले से ये एक एफर्ट जारी रहेगी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब को भी और दीगर सियासी जमातों को, उनको हम कायल कर सकेंगे। जितना ज़्यादा कंसेंसस होगा उतना बेहतर होगा। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये तो वैसे भी आईनी तरमीम सिर्फ तभी मुमकिन होती है जब 2/3 एक कौमी असम्बली में अलहदा और सेनेट में अलहदा आपके पास मौजूद हो। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक ऐसे आईनी पैकेज के ऊपर जिससे हमारे निज़ाम में बेहतरी आएगी, खासतौर पर जुडिशल निज़ाम में बेहतरी आएगी, उसके ऊपर इस तरह का ब्रॉड कंसेंसस जल्द अचीव करें। सबकी कोशिशें इसी के लिए जी इंशाल्लाह। राइट, बहुत शुक्रिया। बिलाल अजहरकैनी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आईएमएफ ने 2 रोज पहले पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी। आईएमएफ की एमडी का यह कहना था कि नया आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान में महंगाई में कमी और टैक्स निजाम में बेहतरी पैदा करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज आईएमएफ की जो एमडी हैं उनकी भी मुलाकात हुई। इम्कान है कि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद हुकूमत अब सख्त इक़दाम उठाने जा रही है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ के कर्ज प्रोग्राम के लिए मजीद जो नई कड़ी शराइत है वो भी सामने आई हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होने वाले कर्ज प्रोग्राम के तहत एनएफसी अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करने और ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी टैक्स और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने समेत मालियाती डिसिप्लिन के हवाले से इस्लाहात पर मबनी दीगर इक़दामात पर इत्तफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम की शराइत में यह भी शामिल है कि मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आईएमएफ पैकेज की मंजूरी को खुशआइन करार दिया, तमाम कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है और सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत भी की है। अब ये जो नया प्रोग्राम है ये कैसा होने वाला है, क्या असर पड़ेगा, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। मेरे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब सबसे पहले तो बताइएगा जो तवक्कुआत हैं, क्या आपको भी नजर आ रहा है कि ये जो 37 माह का प्रोग्राम होगा ये बड़ा सख्त प्रोग्राम होगा और कुछ हमें बड़े जो है वो बड़े इक़दाम उठाने होंगे हुकूमत को जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? सर्टेनली ये प्रोग्राम टफर इसलिए है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो चैलेंज्ड बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी। अगर चैलेंजेस ज़्यादा ना हो तो प्रोग्राम ईजियर हो सकता था। फिर प्रोग्राम इज़ अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। आई थिंक कि जब प्रोग्राम निगोशिएट हो रहा था तो पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना होमवर्क ज़्यादा कर लेना चाहिए था। 1800 अरब के नए टैक्सेस एट अ टाइम जब इकोनॉमी स्लोइंग हो, 9400 अरब से 13 ट्रिलियन जाना है। अब अगर पहले ही क्वार्टर में आपको शॉर्टफॉल दिखाई दिया तो देन यू वुड हैव टेक न्यू मेजर्स। अगर इफ यू हैव टू टेक न्यू मेजर्स तो रहमान साहब यही तो टफनेस है प्रोग्राम की कि आपको उनके जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं ऑन दी एफपीआर साइड वो मीट करने के लिए नए टैक्सेशन में जाना पड़ेगा। दूसरा इस प्रोग्राम की जो एक डिफरेंट बात है, पाकिस्तान ने जो 24 प्रोग्राम को एंटर किया है, जो 23 प्रोग्राम रहे हैं, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने 13-16 का प्रोग्राम
इज द ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। ये भी याद रखें, वी बीन टू द IMF बट वी नेवर कंप्लीट द फंड प्रोग्राम्स। हम एक भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 13-16 के अलावा कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। सो यू कैन इमेजिन कि हम कितना इन रिफॉर्म्स को भी सीरियसली नहीं लेते कि हम उसको भी कंप्लीट नहीं करते। इसकी टफनेस इस तरह भी देखिए कि आपने अभी नेशनल फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया, अगर आप 7th NFC से आगे चले जाते, उसको आज 2010 से आज 2024 आ गया, आपने रिन्यू नहीं किया, उसके बेंचमार्क्स भी फॉलो नहीं किए। मसलन अगर आपने प्रोविंसेस को सब्जेक्ट शिफ्ट करने थे और उनको पैसे दे दिए पर सब्जेक्ट नहीं शिफ्ट किए, अब सब पाकिस्तान वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो 300 से 600 अरब का एक्सपेंडिचर पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ये सब तो डिवॉल्व सब्जेक्ट। सो व्हाट हैज द IMF कम थ्रू, वो कहते हैं आप नेशनल फिस्कल पैक्ट कर लें। सो ये प्रोग्राम इस तरह भी टफ है। फिर देखें टफ मेजर्स तो लेने पड़ेंगे ना। अगर टैक्स आपसे और नॉन सैलरीड से ही कलेक्ट करना है और मैन्युफैक्चरिंग से ही लेना है, फिर रिटेल, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी, इसको बाहर ही रखे हुए अगर चलाना है मुल्क को, तो मुल्क तो नहीं चलेगा। फिर तो आपको मांगे तांगे की वर्ल्ड बैंक से। जी मैं पूछना चाह रहा था कि अब ये जो NFC जैसा मामला है, ये तो एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज भी है हुकूमत के लिए, और जब इस पे बात हुई है तो इसमें तो इत्तेहादी जमातें भी जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं हैं। तो ऐसी जो कमिटमेंट्स हैं ये हुकूमत के लिए पूरा करना कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं इन आने वाले 37 महीनों में? देखिए ये चैलेंजिंग इसलिए है कि ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बन जाते हैं, और वो बेंचमार्क्स अगर आप पूरे नहीं करते तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता। फिर इसी तरह FPR के टारगेट जो है वो या क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा या इंडिकेटिव टारगेट होगा जो क्वार्टर का है। अभी आपको 30 को ही मालूम हो जाएगा। अब नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है उसके खद्दो खाल क्या होंगे, यही कहा गया है, मेरा ख्याल है शायद 30 अक्टूबर की डेट है कि तब तक हमने आगे बढ़ना है इस पे, जिसका मतलब है कि हमने रिव्यू करना है किस तरह हम डिवीजन करते हैं पैसों की, और क्या नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो साइड बाय साइड चलेगा NFC के। अभी इसकी क्लैरिटी जो है हमें आनी बाकी है। वी हैव टू थिंक दिस थ्रू कि ये कैसे चलेगा। फिर कुछ चीज़ें IMF की हैं जो मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मतलब ये कहना कि आप जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको फेज आउट करें इन टर्म्स ऑफ जो हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं। एक मुल्क रहमान साहब जिसकी 13% इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू GDP हो, और खुद IMF ने अपने एलामिये में, मैं हैरान हूं कि ये बात कही है कि डिफिकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट है, वीक गवर्नेंस है, रोल ऑफ द स्टेट बहुत बड़ा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो उस मुल्क में तो आपको ये काम करने ही पड़ेंगे ना, इस इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। सो अब ये जो एक आखिरी बात ये, निगोशिएट बेटर विद द फंड। आने वाले जो उनके साथ आपके मुज़ाकरात हैं उसमें अपना जरा थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा करें ताकि आप बेहतर निगोशिएट कर सकें इन द कॉन्टेक्स्ट जो पाकिस्तान का है। और ये आपने कहा कि इंसेंटिवाइज करने की तो बात आपने की, लेकिन दूसरी तरफ जो रिलीफ है ऐसा लगता है कि उसको भी लिमिट किया जा रहा है, जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, और रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है कि ये भी तय हुआ है कि मुस्तकबिल में उस तरह का रिलीफ ना दिया जाए। तो अब हुकूमतों के पास तो ये रास्ते होते हैं, तो इसकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ऐसा क्यों कहना पड़ा IMF को, हालांकि पंजाब हुकूमत तो कहती थी कि वो तो हमने डेवलपमेंट फंड से जो है वो पैसे इस तरफ डाइवर्ट किए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम इस दफा जो है वो इस तरह भी डिफरेंट है। पहले हम हर प्रोग्राम को लिमिट कर देते थे कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, वहां तक हम लिमिट कर देते थे और कहते थे कि प्रोविंसेस से एक सरप्लस ड्राइव कर लेंगे, और वो हम प्रोविंसेस से एग्री कर देते थे। बट दिस टाइम दे हैव गॉन डीपर, जैसे नेशनल फिस्कल पैक्ट है। अब सब्सिडीज की जो बात है वो ये कह रहे हैं कि आप फेज आउट कर दें जो सब्सिडीज एग्रीकल्चर पे या बिजली पे आप इनडायरेक्टली देते हैं। आपने अगर सब्सिडी देनी है तो सब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ले आए। इस वजह से उन्होंने ये कहा। और जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है जिसमें से पैसे निकालती हैं प्रोविंसेस, हियर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। यही तो मैं कहता हूं कि आप जब तक अपनी टीम नहीं लाएंगे प्रोफेशनल्स की, IMF एक मॉडल करता है पाकिस्तान की ग्रोथ को, उसमें उन्होंने एक एनुअल डेवलपमेंट बजट का नंबर लिया होता है।
अगर वो आप नंबर कम कर दें तो वो सारा मैक्रो फ्रेमवर्क जो है वो हिल जाता है। डू यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो आपको वो चाहते नहीं है कि वो मैक्रो फ्रेमवर्क हिले। और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त प्रोविंसेस हैं उनको खुद कमाई भी करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर 800 अरब सिर्फ प्रोविंसेस 0.8% ऑफ जीडीपी जमा करेंगी, अब आप हैरान होंगे कि हमने एनएफसी अवार्ड में लिखा कि वो 1.5% तक 2015 में चली जाएंगे प्रोविंसेस। सो दीज आर द डिस्क्रेपेंसीज जिनको रिमूव करना है। ये हैं फंडामेंटल चीजें। आखिर में मैं एक बात रहमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट किया करता हूं कि आईएमएफ प्रोग्राम एक आपको टाइम दे रहा है, एक स्पेस दे रहा है कि आप अपने डीपर रिफॉर्म्स एनर्जी के, रेगुलेशन के, पाकिस्तान की ग्रोथ फ्रेमवर्क के, एक्सपेंडिचर साइड के, सिविल सर्विसेज के, ये कीजिए ताकि आपके फंडामेंटल मसाइल हल हो, ताकि 37 महीने बाद मैं आपको ये कहने के काबिल हूं कि इनफ बफर्स हैं, हम अगला प्रोग्राम नहीं लेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक से वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी झड़पों में 46 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 80 से ज्यादा बताई जा रही है। इन झड़पों की वजह से इलाके में शदीद खौफ व हिरास की फिजा है और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से वहाँ मुतासर हो रहे हैं। इलाके में जो मुख्तलिफ राब्ता सड़कें हैं और तालीमी इदारे हैं वो भी बंद हैं। इससे पहले भी इस साल जुलाई के महीने में कुर्रम में कबाइल के दरमियान इसी तरह से झड़पें हुई थी, जिससे 49 शहरी जाँ बहक हुए थे। हालिया लड़ाई के बाद इलाके के जो मशरान हैं और मजहबी कायदीन हैं उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो कुर्रम में तनाज़ात का मुस्तकिल हल निकालने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने आज काबीना से खिताब करते हुए अमन अमान के मसले को फ़िरका वारियत या दहशत गर्दी से जोड़ने की तरदीद की है। उनका यह कहना है कि सूबे खुसूसन जमशुदा अजला और जुनूबी अजला में अमन अमान के बदस्तूर मसाइल हैं, लेकिन वहाँ फरीकैन के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा है जिसके हल के लिए सूबाई हुकूमत इक़दाम कर रही है। ज़िला कुरम में मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान जो है वो इन मुसल्लह झड़पों की वजह से हालात अक्सर कशीदा रहते हैं। यह सिलसिला इस मरतबा तूल पकड़ गया है और ऐसी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर बाज़ जो अनासिर हैं वो फ़िरका वाराना मामलात को भी हवा देने की कोशिश करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस इलाके में रियासती अमलदारी मौसर तरीके से कायम करने की कोशिश करे ताकि वहाँ पर अमन हो और लोगों की जानों और माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। आज के प्रोग्राम से इतने। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।